1928 का हिंदुस्तान है। ताजे बरतानिया की जानिब से भेजे गए कुछ खास मेहमान बरे-सगीर पहुंच रहे हैं। इन मेहमानों की आमद की खबर पूरे हिंदुस्तान में आग की तरह फैल चुकी है। अवामी गम और गुस्सा अपने अरूज पर है। बरे-सगीर में बसे करोड़ों लोग वायसरॉय की इन मुलाकातियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जिस हिंदुस्तानी को अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं आता, वो भी एक इंग्लिश का नारा रट चुके हैं। शहर के वस्त में पतंगबाजों की एक अहम मीटिंग जारी है। ये पतंगबाज फिजिक्स के असूलों के ऐन मुताबिक कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ताजे बरतानिया की जानिब से भेजे गए ये मेहमान कौन थे और इन पतंगबाजों का अंग्रेज मेहमानों से क्या ताल्लुक है और पूरा हिंदुस्तान क्यों सरापा एहतजाज है, ये सब आप जानेंगे स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की आज की किस्त में। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि शदीद हालत गम में भी कायदे आजम ने मुसलमानों का मुकदमा किस जवानमर्दी से लड़ा। साइमन कमीशन को बुनियादी तौर पर इसलिए भेजा गया था ताकि जो वादा किया हुआ था 1919 के एक्ट में कि 10 सालों के बाद नई रिफॉर्म्स आएंगी, वो इंडियन लीडरशिप से मिले और उन नई रिफॉर्म्स के लिए एक फार्मूला प्रेजेंट करे। लेकिन साइमन कमीशन जब यहां आया तो इंडियंस ने ना सिर्फ उसे अपोज किया बल्कि उनके खिलाफ एक अच्छी खासी रिजेंटमेंट शो की। जिन्ना ने भी और कांग्रेस ने भी। और साइमन कमीशन के खिलाफ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए। साइमन कमीशन जहां से गुजरते थे उनके मेंबर्स, तो वहां पर लोग काली झंडियों और जूतों के साथ उनका रिसेप्शन करते थे और उनको साइमन गो बैक का नारा, जिसको कोई अंग्रेजी का लफ्ज नहीं आता था, उसको भी उस जमाने में ये लफ्ज याद हो गए हुए थे और लोग उनको इस तरीके से करते थे। लॉर्ड बर्कनहेड ने पहली दफा रिटन पेपर में हमारे लिए लिखा, यू द ब्लैक इंडियंस are not eligible to solve your political crisis. We, with devotion, when struggle for your survival, for your reforms, you are creating troubles in way of our constitutional effort. If you think you are competent, go and bring your proposals. उस दौर में मीडिया का क्या रोल था, ये समझना बहुत जरूरी है। उस दौर की जर्नलिज्म की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। अगर आप मीडिया को देखें तो मुस्लिम प्रेस बहुत वोकल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबारों को देख लें, वो बहुत बड़े वोकल हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कॉमरेड और हमदर्द बहुत ज़्यादा वोकल इस सारी चीज़ में चल रहे हैं। पैसा अखबार, जिम्मेदार, इन सारे अखबारों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मौलाना जफर अली खान के बारे में, उनके जिम्मेदार के बारे में कहते थे कि रात को वाक़या होता था और अगले दिन पूरी नज़म की सूरत में वो अपने फ्रंट पेज पर उसे छाप देते थे और लोग जिम्मेदार अखबार को पढ़ने के लिए लोगों का इतना इंटरेस्ट था तो कहते कि एक आने का अखबार खरीदते थे और एक आना पढ़ने वाले को देते थे कि तुम जो लोग खुद नहीं पढ़ सकते थे उन्हें देते थे कि तुम पढ़कर सुना दो। उस दौर में खिलाफत मूवमेंट का इम्पैक्ट इतना शदीद था कि अली बरादरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी मां बी अम्मा मैदान में उतरी। बोली, अम्मा, मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। यह एक ऐसा नारा था जो पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा था। और जहां तक ताल्लुक है बी अम्मा का, जो बहुत एक्टिवली इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया और उन्होंने अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि तो खवातीन ज्यादातर वो हैं जो किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी की बहन, वो मियाँ अपने रिश्तेदार की वजह से प्रोमिनेंट हुई हैं। लेकिन बी अम्मा का जो रोल है वो बेटों की वजह से प्रोमिनेंट नहीं हो रही, बल्कि बेटों को उनका रोल ज्यादा प्रोमिनेंट कर रहा है। जिन्ना जो अब तक ये समझते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ मुखलिस थी, मोतीलाल के प्रपोजल के बाद दिल बर्दाश्ता हो गए।
16 की मानी हुई लखनऊ पैक्ट की सारी चीजों को 1 बाय 1 डिनाई कर दिया कि नहीं, मुसलमानों को 1/3 नहीं 1/4 की नुमाइंदगी दी जाए। क्यों दी जाए भाई? वो इसलिए कि मुसलमान बाकी अकलियतों की तरह सिर्फ एक अकलियत है। मोतीलाल नेहरू पता क्या कहते हैं कि जी हम वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव सजेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज वी आर ए मेजॉरिटी। मैं आपको बताऊं, जिन्ना की एक बहुत वो वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और जो वेस्ट का दिया हुआ पॉलिटिकल सिस्टम था वो उससे भी मुतासिर थे। लिहाजा वो टेरिटोरियल नेशनलिज्म को ही अल्टीमेट सोल्यूशन समझते थे। लेकिन कांग्रेस का जो बिहेवियर था नेहरू रिपोर्ट के दौरान, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, उसने जिन्ना को बहुत ज्यादा मायूस किया था। अब उनको ये नजर आ रहा था कि शायद वो जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म का उनका एक ख्वाब है, जो उनका एक शौक है, वो शायद पूरा नहीं हो सकेगा। ये जिन्ना बड़े मजबूत नफ्स के आदमी थे, इंतहाई मजबूत। जिंदगी में 2 दफा देखा गया कि पूरे आंसू से छलक के रो दिए। एक 1928 में जिन्ना रो दिए थे, आंसू छलक गए जिन्ना की आंखों से जब इन्होंने कहा इट्स द पार्टीशन ऑफ आवर वेज, नाउ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो आंसू टपक के जमीन पे गिर गए। 1929 में दूसरी दफा जिन्ना को देखा गया जब आप पूरे आंसू से रो गए कि जिन्ना लखनऊ में एक सेशन के लिए गए हुए थे और जहां पीछे रतन बाई की डेथ हो गई। आखिरी बात जिंदगी की क्या करना चाहती थी रतन, ये जिन्ना सुन नहीं सके, तो वॉज वीपिंग विद टीयर्स। तो मजबूत नफ्स का आदमी नेहरू रिपोर्ट के बाद ना पार्टीशन ऑफ वेज के नाम पे इंतहाई ज्यादा डिसअपॉइंटेड था। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ तहारीक के जरिए जब अक्सरियत में गैर मुस्लिम होते थे, उनके मुसलमानों के खिलाफ फैसलों के जरिए, खिलाफत मूवमेंट के जरिए, इन चीज़ों के जरिए इनको समझ आई कि हमारा सियासी तौर पे इकट्ठे रहना जो है वो मुमकिन नहीं है। हम एक अलहदा कौम है। आप उस जमाने के जो रस्मो रवाज थे, अगर आप उनकी तरफ कभी नजर दोहराएं, हिंदुओं के घर में कोई मुसलमान जाता था, वो किसी ग्लास से पानी पी लेता था तो वो ग्लास फेंक देते थे कि ये नापाक हो गया। साइमन कमीशन के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान सरापा एहतजाज था। अब तक आपको ये तो पता चली गया होगा कि साइमन गो बैक वो नारा था जो हिंदुस्तान में जुबान ज़द-ए-आम हो चुका था। साइमन कमीशन की जो मीटिंग कॉल की गई वो बड़ी एक डिजर्टेड एरिया में की गई, जो आबादी से बहुत दूर की गई ताकि लोग प्रोटेस्ट ना कर सके और इर्द गिर्द पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। तो उस इलाके के लोगों ने ये क्या किया, उन्होंने अपनी पतंगबाज जो थे, जो एक्सपर्ट पतंगबाज थे, उनको बुलाया, उन्होंने पतंगें उड़ाई और हाथ से जिनकी कैलकुलेशंस थी कि अगर पतंग कटेगी तो कितनी दूर जाकर गिरेगी इस हवा में, तो उन्होंने हाथों से जो पतंगें तोड़ी तो वो पतंगें उस ग्राउंड में जाके गिरी जहां पर साइमन कमीशन की मीटिंग हो रही थी और उन पतंगों पर लिखा था साइमन गो बैक। जिन्ना करिश्मा था, मिस एनी बेसेंट की जिन्ना करिश्मा इन करिश्मेटिक लीडरशिप में जो उन्होंने बात की बहुत क्लियर था। जिन्ना वाज नॉट अ पॉलिटिशियन हु मे अडॉप्ट द एक्सप्लॉइटिव सिचुएशन, ही वाज लाइक अ क्रिस्टल पर्सनालिटी। बहुत अच्छी तरह जानते थे वो कि मुसलमानों को कितना सफर करना पड़ेगा इस सब से। मगर जिन्ना जानते थे कि उनके मकसद की असल अहमियत क्या है। ये थे हमारे जिन्ना, a man of principles, a man of vision, and a man with a beautiful heart. इलाहाबाद में ऐसा क्या हुआ जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया? अल्लामा इकबाल के बेटे को किसने डांटा? और 1936 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग का सिफाया क्यों हुआ? आप ये जानेंगे स्टोरी ऑफ पाकिस्तान की नेक्स्ट एपिसोड में। झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान